अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 18 यूनिट नंबर 9 का। और आपकी जो बुक का लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, उसका जो नेम है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नाइन्थ और फिज़िक्स जो है आलमोस्ट हम कंप्लीट करने लगे हैं, क्योंकि आपको मैंने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 जो है वो डिस्कस कर दिया था। डिटेल में बता दिया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन है, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है। विद इन डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे एक एक पिक्चर को, ताकि लेक्चर के दौरान आपको किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का। उसके बाद जो आपकी बुक जो 9th फिज़िक्स की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हर बच्चे का अपना मेथड होता है, किस तरीके से तैयार करना है, किस तरह से नहीं करना, तो वो आप पर डिपेंड करता है। मेरी कोशिश ये थी कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो थे वो एग्ज़ाम के लिहाज से किस तरह एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बना कर दे सकते हैं, आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, वो भी मैंने आपको एक हद तक बता दिया कि आप लोगों ने किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं आपकी बुक का। लेक्चर नंबर 18 है यूनिट नंबर 9 का। अपनी बुक का जो है वो ओपन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, पेज नंबर 203। अपनी बुक का ओपन करें। आज के जो लेक्चर में हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, एक तो वह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के काजेज़, ग्लोबल वार्मिंग काजेज़, ग्लोबल वार्मिंग के और ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं से रिलेटेड है, और हमने इन्हीं को ही विद इन डिटेल क्या करना है, डिस्कस करना है, ताकि हर लिहाज से इस टॉपिक को जो लेकर हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं वो भी इजीली सॉल्व हो जाएं, इजीली हम उनको कवर कर सकें। ठीक है। और इसी लिहाज से अगर आपने इस टॉपिक्स को डिटेल में कैसे पढ़ना है वो सब कुछ मैंने इन स्लाइड्स में बता दिया। आपसे जस्ट ये रिक्वेस्ट है, आपने क्या करना है, इसको गौर से सुनना है, इसको समझना है। और मैं आपको जहाँ तक कि मैं आपको स्लाइड्स भी पढ़ाती हूँ, तो साथ साथ जो है आपकी बुक के जो पेजेस होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि इस पेज से मैंने ये टॉपिक लिया, तो लिहाजा आप अपनी बुक का ये वाला जो पेज है इसको ओपन करें, ताकि दोनों तरफ से आपके माइंड में अगर कोई थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो वो क्या हो जाए, वहीं पर कवर हो जाए। तो अपनी बुक का पेज खोलें 203। आपकी ही बुक का लास्ट वाला टॉपिक है, ब्लू हाइडिंग में लिखा हुआ है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, उसको ओपन करें। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको आपकी स्लाइड से डिस्कस करवाना है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आपकी बुक पर, ताकि आपकी बुक में जो पेजेस में जो लाइनें लिखी हुई हैं वहाँ से भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, यहाँ तक कि आपको स्लाइड्स में जो भी मैंने जिस इस टॉपिक के लिहाज से जितना सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ वो भी आपको ईजी समझ में आ जाए। वैसे तो आपके लिहाज से इस बुक का जो पेज है 203 और 204, 205 आपके माइंड में जस्ट यहाँ से क्या होगा, डेफिनेशन ये वो, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता रही हूँ, तो आपने इसको गौर से सुना। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, सबसे पहले तो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की डेफिनेशन, कि किस तरह से इसका सवाल बनकर आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस होता है, कुदरती प्रोसेस है, दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस, जो हमारी ज़मीन की सतह को क्या करता है, गर्म करता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये आर्टिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं होता, ये नेचुरली होता है, खुदा की तरफ से होता है कि गर्माइश। अब देखें मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें गर्मी होती है। अगर इंसान गर्मी पैदा करे इन महीने में, तो जाहिर सी बात है गर्मी होगी ही नहीं। लोग अपने अपने नए सोर्स बना लेंगे इन महीनों में अपने माहौल को ठंडा करने के लिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त जितने भी ये मंथ हैं इसमें गर्मी होती है, इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, चाह कर भी इस गर्मी पर काबू नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरीके से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। When the sun's energy reach the earth atmosphere, अब देखिए सूरज से आने वाली रोशनी बहुत गर्म होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, कि जब ये जो है हमारी एक लेयर होती है, ठीक है, ओजोन लेयर, जब वहाँ से ये गुज़रती हैं तब भी इनकी तपिश इतनी होती है कि ओजोन लेयर से गुज़रने के बावजूद भी ये हमारे माहौल को गर्म करती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब आप देख लें कि सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं, जो शुआएँ, वो कितनी गर्म होती हैं और हमारी ज़मीन की सतह को, हमारे एटमॉस्फेयर को कितना गर्म कर देती हैं। ठीक है।
Some of it is reflected back to space and rest is absorbed and radiated by the greenhouse gases। अब देखें, कुछ जब पूरी पूरी रेज आती हैं अल्ट्रावायलेट, जिनको हम रेज बोलते हैं, कुछ जो है वापस चली जाती हैं, यानी कि बाउंस बैक हो जाती हैं। वो हार्मफुल नहीं होती, ठीक है, वो होती हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं जो चली जाती हैं। कुछ जो होती हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज करती हैं कि हमारे माहौल को गर्म कर देती हैं, हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा वार्म कर देती हैं। और कुछ जो है वो रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं, रेडिएट यानी कि मतलब खारिज हो जाती हैं दोबारा, यानी कि दोबारा जो है वो जहाँ से आ रही थी वहाँ पर बाउंस बैक हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस, ठीक है। द एब्जॉर्ब एनर्जी वार्म द एटमॉस्फेयर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखें, जो रेज जो हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो हमारे माहौल को, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, हमारे माहौल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस। और ऐसी गैसेस जो हमारे माहौल को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी ज़मीन को गर्म करने में अहम किरदार अदा करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आएंगी अब आपके माइंड में होगा, तो उससे रिलेटेड मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस बना दिए ताकि आप यहाँ से जब पढ़ें तो आप अगली स्लाइड्स पर जब जाएंगे तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा कि हमारे माइंड में जो पिछली स्लाइड में क्वेश्चन था अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। उसके बाद आ जाती है व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट काजेज इट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और इसके काजेज क्या है, ये आपके पास सवाल है। इसी टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने आपकी स्लाइड पर पेश कर दिए। अब आपने यहाँ से क्या करना है, स्लाइड से डिस्कस मैंने आपको करवाना है, आपने इसको गौर से सुनना है। उसके बाद जब आपको यहाँ से जब मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गई है, फिर मैंने आपकी बुक से आपको क्या करवाना है, रीड करवाना है। अब जस्ट आपने अपनी बुक का पेज 203 ओपन करना है, पढ़ना नहीं है, जस्ट उसको ओपन करके रखें ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और इसके काजेज़ क्या हैं ये हम पढ़ लेते हैं। आपकी स्लाइड में है ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली हमारी ज़मीन को गर्म करने वाला एक ऐसा ये कह लें इफ़ेक्ट होता है। एंड ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब देखिए, ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर है तो उससे सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी होगी, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है हमारी ज़मीन के बहुत करीब होती है, ठीक है, ज़मीन से बहुत दूर के एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है अपर साइड पर है, लोअर साइड पे कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर होती है जो ज़मीन के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, ठीक है। एंड काज बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सर्टन अदर गैसेस इन द एयर। अब देखिए आपके पीछे स्लाइड में जो मैंने आपसे कहा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस काज कर रही होती हैं, जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हमारे ज़मीन को गर्म करने में अहम किरदार अदा करती है, उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो उन ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो है वाटर वेपर्स, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन एंड सर्टन अदर गैसेस, ठीक है। ऑफ दोज गैसेस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसी गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस लाती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करने वाली गैसेस के नाम लिखें, ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सर्टन अदर गैसेस, उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब आपसे अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, या आपके पास सवाल इस तरह बन के आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बनने में कौन सी गैसेस अहम किरदार अदा करती हैं, तो ये 4 गैसेस मैंने आपको बता दी, आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ दोज इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन था यहाँ पर सोल्व हो गया है। वाटर वेपर्स हैज़ द लार्जेस्ट इफेक्ट। आपसे MCQs में पूछा जाता है कि कौन ग्रीन हाउस गैसेस में भी कौन सा ऐसा यानी कि ये समझे कंपोनेंट है, या ऐसी कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काज करती है, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए वाटर वेपर्स, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द काज ऑफ ग्रीन हाउस, कि ग्रीन हाउस को गर्म करने यानी हमारी ज़मीन को गर्म करने में, हमारे माहौल को, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में जो गैसेस अहम किरदार अदा कर रही होती है, बेसिकली उनके काजेज़ के, यानी कि वो गैसेस निकलती कहाँ से हैं,
जिन जगहों से वो गैसेस निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम बोलते हैं, वही तो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रही होती है। इसका मतलब है हमने उसका क्या करना है, सोर्स मालूम करना है कि ग्रीन हाउस गैसेस आखिर प्रोड्यूस कहाँ से होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने वाला कोई ऐसा सोर्स हमें पता चल जाए जिससे हमें हो कि हाँ भाई यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से निकल रही होगी उस हिस्से को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, या कुछ ऐसी रोकथाम कर लेंगे जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर ना निकले और वो ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट काज ना करे। तो ये ऐसे सोर्सेज हमने मालूम करने के जहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो निकलती हैं। कोल देख लें, कोयला बर्न इन पावर स्टेशंस में देखें जो चूने की भट्टी होती है, देख लें ईंट बनाने की जो भट्टियाँ होती हैं, वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें, यहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब देखें कोल बर्न इन पावर स्टेशंस कंटेन्स कार्बन विच कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें कोल से जो है जस्ट कार्बन ब्लैक निकलता है, ठीक है, जो कि पावर स्टेशंस में जो कोल हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वहाँ से जस्ट कार्बन निकलता है। हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है, कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करती है और कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दिस इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है काज कर रही होती है, ठीक हो गया। द मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक। अब देखें आप, मैन मेड का दूसरा नाम क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काज्ड बाय द मैन्स एक्टिविटीज़। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करने वाली जो गैसेस होती हैं हम उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ये वाली चीज़ें निकलती कहाँ से हैं, वो हमने काज पढ़ लिया कि जी पावर स्टेशन में जो कोयला वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जो कोयला हम जलाते हैं वहाँ से कार्बन ब्लैक निकलती है, ऑक्सीजन में मौजूद एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उससे कंबाइन करती है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद वो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि जो पावर स्टेशंस चला रहे हैं, जो पावर स्टेशंस में कोयले को जला रहे हैं, वो कौन है, वो तो इंसान है, वो तो लोग हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करने में बेसिकली इंसान का किरदार है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का किरदार है, कि इंसानी लोग ही जो है ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं अपने वसाइल बनाने के लिए। पावर स्टेशंस जो है वो चला रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोयला जलाते हैं, वो कोयले से कार्बन निकलता है। इसका मतलब है कि पावर स्टेशन को बेसिकली चलाने वाला एक ऐसा इंसान है जो कि कोयला जलाता है, वहाँ से कार्बन निकलती है, वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन शो कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, ठीक हो गया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बेसिकली जो गैसेस जो हैं, बेसिकली इनका जो निचोड़ है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, बेसिकली जो इन सब का मिक्सचर है ना, वो फॉसिल फ्यूल से निकलता है। फॉसिल फ्यूल्स को जैसे हम जलाते हैं ना, तो वहाँ से डिफरेंट टाइप्स की जो है गैसेस निकलती हैं, वो आपस में कंबाइन होती हैं और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज करती हैं। इसका मतलब है कि जो सोर्स है, जो काज है, वो या तो पावर स्टेशन में जलने वाला कोयला है या फिर फॉसिल फ्यूल का जलना है। लेकिन जो गैसेस हैं वो कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और वो कहाँ से निकल रही हैं, वो इन सोर्सेज से निकल रही हैं, जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। इन दोनों में बेसिकली जो हम कंसेप्ट मालूम कर लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये कि जो गैसेज निकलती है ना, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया यानी वाटर वेपर्स और मीथेन कैसे बनता है कि नेचुरल गैसेज जो होती है ना, वहीं से तो मीथेन निकलती है। अब देखिए ये सारी गैसेस के हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। हमारा एटमॉस्फेयर जब गर्म होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ज़मीन है वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। यानी हमारी ज़मीन का जो ऊपर वाला सरफेस है ना, जो ट्रोपोस्फेयर के लेयर के साथ मौजूद है, वो वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। इसका मतलब है हमारी ज़मीन भी गर्म हो जाती है। हमारी ज़मीन के बेशतर ऐसी जगहें हैं जो गर्म हो जाती हैं, वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा होता है। और हमारी पूरी ज़मीन का गर्म हो जाना उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं जब वो गर्म हो जाएंगी उसको बोलेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट।
लेकिन बज़ाते खुद ज़मीन का गर्म हो जाना वो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब है अर्थ, वार्म का मतलब होता है गर्म हो जाना। इसका मतलब है कि ज़मीनी हिस्सों का गर्म हो जाना, ज़मीन का बज़ाते खुद गर्म हो जाना, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो आपकी स्लाइड सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा यानी कि हमारी ज़मीन जो बेसिकली गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, वो दरअसल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से गर्माइश होती है, ज़मीन की सतह गर्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ज़मीन का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, क्योंकि टम्परेचर जो है जब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जब टम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो टम्परेचर के कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होने से ही ज़मीन का टम्परेचर बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। दिस इफेक्ट इज कास्ड बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर गैसेस इन द एयर, मैनी ऑफ देम रिलीज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इनके काजेज़ क्या हैं ग्रीन हाउस के, और इंसान जो है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कैसे अहम किरदार अदा करता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कहाँ से जो है प्रोड्यूस होती हैं। तो हमें पता चला कि ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करवाने में जो अहम किरदार है वो किसका है, वो ह्यूमन एक्टिविटी का है। ठीक हो गया। तो ह्यूमन एक्टिविटी बेसिकली ये अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करने में, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि ज़ाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पॉसिबल होती है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही होती है वो पॉसिबल होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी ज़ाहिर सी बात है, अब देख लें आप यहाँ पे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली ये रेफ्रिजरेटर यानी कि आप जो ह्यूमन यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग यानी कि जो लोग होते हैं अपने घरों में डीप फ्रीज़र रखते हैं, फ्रिज वगैरह रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि लोग गर्मियों में सर्दियों में परफ्यूम वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो इन परफ्यूम को यूज़ करने में इनसे जो एरोसोल स्प्रेज निकलते हैं, जो डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं, इसी तरीके से डीप फ्रीज़र यानी कि जो फ्रिज वगैरह आप लोगों के घर में इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। तो बेसिकली हमारी ये सारी गैसेस निकलती हैं, यही तो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज करती हैं। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़मीन के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होना ये क्या काज करता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़ाहिर सी बात है कि ज़मीन जो है वो ज़मीन के जो हिस्से हैं वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का काज तो हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी में यानी पावर स्टेशन में कोयले का जलना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जब ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब हर जगह गर्माई ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालेगी। तो हमने पढ़ना कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के काजेज़ तो हमने पढ़ लिए कि कहाँ से वो प्रोड्यूस होती हैं गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का काज करती है। लेकिन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पर क्या ऐसा असरार डाल रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हैव फार रेंजिंग इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इफ़ेक्ट। बेसिकली जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का काज करती हैं, बेसिकली ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हैं, इफ़ेक्ट डालती हैं हमारी हेल्थ पर। जैसे कि दे काजेज क्लाइमेट चेंज बाय ट्रैपिंग हीट। जाहिर सी बात है कि मॉइस्चर वगैरह जब देख लें, अब हीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बेसिकली वो क्या करती है, हमारी आबो हवा पर असरार डालती है। एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू रिस्पायरेटरी डिजीज़ फ्रॉम स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। जाहिर सी बात है जब एरोसोल स्प्रेज अगर हम देखें
ठीक है। जब हम एरोसोल स्प्रे देखते हैं और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जो डिफ्रीजर से निकलती है और इसी तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये निकल रही होती हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ये सारे सोर्सेज जब हमने पढ़े थे तो हमने कहा था कि ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है काजेज़ करती हैं, यानी कि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ाती हैं और फिर उससे क्या होता है कि रिस्पायरेटरी डिजीज़ काज होती हैं जो कि हमारे लंग्स, हमारी किडनीज, हमारे लीवर को डैमेज कर देती हैं। ठीक हो गया। तो ये एयर पोल्यूशन में आपने देखा हिस्टामीन्स एक ऐसा एलर्जिक ये आप समझ लें एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे लंग्स को हमारी ये एम्फाइज़मा काज करता है। एम्फाइज़मा एक ऐसी डिजीज़ होती है कि जहाँ पर सांस लेने में दुश्वारी होती है इंसान को। ठीक हो गया। एक्सट्रीम अब वेदर अब देख लें, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो जाएगी। सर्दी तो आप ये छोड़ ही देना ग्रीन हाउस इफेक्ट के केस में, उसमें तो गर्माइश ही होती है। ज़ाहिर सी बात है कि फिर जो गर्मियों के मौसम है ना, जैसे कि अप्रैल में गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ जाता है, अक्टूबर नवंबर तक चला जाता है। इसका मतलब देखिए सर्दियों के महीने कम और गर्मियों के महीने ज़्यादा। क्यों? हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? फ्रिज में से। इंसान फ्रिज यूज़ करता है खाना, फूड्स, मील्स, ईटीसी ये सब चीज़ें रखने के लिए। इसी तरीके से स्प्रे इंसान लगाता है अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, तो वहाँ से भी एरोसोल स्प्रेस निकलते हैं। यानी कि बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही तो हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, वो आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर देती है। टेम्परेचर जब बढ़ता है बहुत ज़्यादा ज़मीन का, तो वो आगे फर्दर क्या प्रोसेस शो कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। ये आपके पास सारी पिक्चर्स आ गई हैं। अब देखिए सूरज से आने वाली रेज़ जो हैं वो हैं अल्ट्रा वायलेट रेज़। बीच में है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से टकराती हैं और हमारी ज़मीन की सतह पर आती हैं। ज़मीन से कुछ तो रेडिएटेड हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ चली जाती हैं। ठीक है। जो एब्जॉर्ब होती है वो ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, मतलब हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। और देखिए फिर यहाँ से जो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई हैं ज़मीन की सतह पर, वो कौन सी है? वाटर वेपर्स हैं। CH4 मीथेन है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब O3 देखें, ये एक ओजोन है, ओजोन की लेयर जो कि सारी अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही होती है उनमें से जो हार्मफुल होती है उनको ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे लोगों ये जो हम ह्यूमन है इनकी हेल्थ पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई कैंसर काजेज नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हाउ कैन वी प्रिवेंट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, के ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से हम कैसे बचते हैं, वो क्या हम किरदार अदा कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से बचने के लिए, वो भी पढ़ लेते हैं। रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकिल। अब देखिए, अब आप लोग घरों में अक्सर चीज़ें यूज़ कर लेते हैं और सारा जो डस्ट होता है वो फिर बाहर फेंक देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, वहाँ से फॉसिल फ्यूल बनते हैं, वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है, फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज बन जाती है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज करती हैं और फाइनल पोजीशन ग्लोबल वार्मिंग पर आकर हो जाती है। अगर आप अपने घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बट आप उनको जलाएं नहीं, आप उनको रीयूज़ कर लें, उनको रिसाइकिल कर लें, तो मुझे नहीं लगता फिर आप उनको जलाने की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह के ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बन जाएंगी। ठीक है। यूज़ लेस हीट एंड एयर कंडीशन। आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने घरों में AC यूज़ करते हैं, तो AC के अंदर से भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस बन जाती हैं। कम से कम एयर कंडीशन जो माहौल है उसको कम रखें। ठीक है। और हीट जो है वो बहुत कम यूज़ करें, तो ज़ाहिर सी बात है फिर माहौल ज़रा सही हो जाएगा। रिप्लेस योर लाइट बल्ब्स। अब देखें, एक होता है 100 वाट का बल्ब, उससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है, एक होता है सोलर बल्ब। ठीक है। या एनर्जी सेवर। एनर्जी सेवर का मतलब होता है वो एनर्जी को सेव करता है। जितनी अमाउंट में आपको एनर्जी चाहिए होती है ना, जितनी अमाउंट में आपने किसी चीज़ को देखना है उतनी ही आपको रोशनी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 100 वाट का बल्ब येलो कलर का जो होता है उससे बहुत ज़्यादा हीट नहीं करती होती, वो क्या करते हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस काज करती है। फिर उसके बाद ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट का मतलब ये है कि आप अपनी पर्सनल जो आप लोगों के घर में गाड़ियाँ हैं उनको कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि आप लोगों की गाड़ियों की निस्बत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करेंगे तो जितना धुआं निकलेगा वो उतना कंट्रीब्यूट है। लेकिन आप जब अपनी पर्सनल गाड़ी, अपनी बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, वो वाला धुआं और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग सफ़र करते हैं वहाँ से धुआं निकलता है, सारे कंबाइन होकर फिर एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देते हैं। उसके बाद है बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, के एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट के एनर्जी को सेव करने वाले प्रोडक्ट्स खरीदें कि जिससे एनर्जी कम कंज्यूम हो और सेव हो। ठीक है। यूज़ लेस हॉट
वाटर, गर्म पानी गर्म पानी का कम इस्तेमाल करें। ऐसी बात है, जब आप ज़्यादा हीटर वगैरह जलाएंगे, फ्लेम यूज़ करेंगे, तो वहाँ से भी तो गैसेस निकलेंगी जो हमारे माहौल को गर्म करेंगी। यूज़ द ऑफ स्विच। ऑफ स्विच का मतलब ये है कि आप अक्सर आप अपने घरों में जो है यानी कि आपको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, आपको कभी पंखे की ज़रूरत नहीं होती, तो आप ऐसे जलाकर उसको छोड़ देते हो। दैट इज़ अ वेरी बैड है, ठीक है। प्लांट आर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त उगाएं। जितने ज़्यादा दरख्त उगेंगे उतने ही क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उतना ही माहौल ठंडा होगा, उतनी ही बारिश आएंगी। क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात जहाँ पर होंगे वहाँ पर बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जंगलात जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर बारिशें भी बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ माहौल बहुत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और फिर खुशगवार माहौल हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हाउ कैन ग्रीन हाउस गैसेज बी रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं जैसे कि मीथेन है, ठीक है, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस जो हैं हमने हवा से कैसे ख़त्म करवानी है अपने एटमॉस्फेयर से, उसके मेथड्स हैं वो डिस्कस कर लें। अब देखें, मैंने टॉपिक आपकी बुक में सिर्फ 3 पेजेस का है ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन मैंने आपको डिफरेंट वे से विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिहाज से आपको सब कुछ डिस्कस करवा रही हूँ, ताकि आप जब अपनी बुक को रीड करेंगे ना तो आपको ऐसा लगे जैसे आप खुलासा याद कर रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये 9th क्लास की बुक से याद करें। आप कहेंगे यार ये तो बहुत आसान है, हम तो ये पढ़ चुके हैं, हमने स्लाइड में तो एक एक चीज़ को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आपके लिए बुक से याद करना फिर आसान हो जाता है जब मैं आपको स्लाइड से सारा याद करवा लेती हूँ। अब देखें, यहाँ पर आपके पास एक ग्रीन हाउस गैसेज को हम किस तरह रिमूव करना है, उसके मेथड कौन कौन से। सबसे पहले तो फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक होगी, ज़मीन भी ठंडी रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी। वार्म्स लगाएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा खेत, फार्म्स, ठीक है। बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर स्टोरेज, के इतनी बायो एनर्जी आप यूज़ करें, कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली यही ग्रीन हाउस का काज करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, इसको स्टोर कर लेगी। डायरेक्ट एयर कैप्चर लगाएं, सी वाटर कैप्चर, enhanced weathering the future of carbon removal। उसके बाद है व्हाट आर द 2 मेन ग्रीन हाउस गैसेज, कि कौन कौन सी 2 जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियरली ऑल कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड लैंड यूज चेंज। आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव आपके पास आ गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैसेज के 2 मेन पॉइंट बताएं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यानी हमारी ज़मीन जो गर्म होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग जिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, उन 2 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताओ। तो सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, देन है मीथेन, ठीक है। द मेजर, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मेजर रोल कौन सी गैस किरदार अदा करती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो कौन सी गैस की है, तो आपने ऑप्शन टिक करना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है बट मीथेन CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड विच मोस्टली कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड वेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, ये सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सारे फसलों वगैरह में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वगैरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, मीथेन निकलता है। वेस्ट आर आल्सो सिग्निफिकेंट एज GHGs एंड शुड नॉट बी डिस्काउंटेड रिगार्डिंग शो द ग्लोबल वार्मिंग। आपका बेसिकली इस स्लाइड में सिर्फ एक बात से कंसर्न होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सी गैस की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी गैसेस जो हैं वो एग्रीकल्चर से निकलती हैं, आपने बोला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और जो है मीथेन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, कि मैंने आपको पहले बताया था ग्लोबल का वर्क मतलब है ज़मीन, वार्मिंग का मतलब है गर्म, कि कॉन्टीन्यूसली जब ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और उसके इफ़ेक्ट क्या है, ज़ाहिर सी बात है ज़मीन का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। वो ये है कि सर्दियों में जो ग्लेशियर्स बनते हैं, जो बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ के तोदे जो हैं वो बन जाते हैं, बर्फ़ होती है तो सारी बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है। जब गर्मियों का सीज़न आता है ज़मीन का टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। जब ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो पता है क्या होता है, ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं,
बर्फ़ पिघलती है, पहाड़ी इलाकों से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, फिर फ्लड आते हैं, सैलाब आता है, सैलाब आने से ह्यूमन एक्टिविटी सारी बर्बाद हो जाती है, ह्यूमन लाइव्स लॉस हो जाती हैं, इंसानों की ज़िंदगी जो ख़तरे में पड़ जाती है। अब देखें क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हुई, यानी कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ गया। ज़मीन के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो यानी कि ग्लेशियर्स वगैरह बने थे, जो बर्फ़बारी हुई थी, वो सारी बर्फ़ जो है पिघल कर सैलाब की शक्ल में आ गई। ठीक है, ये आपके पास ग्लोबल वार्मिंग की मैंने पिक्चर दिखा दी है कि देखें अब ये लावे की तरह ज़मीन में से धुएँ निकल रहे हैं। क्यों? ये है ग्लोबल वार्मिंग की बेसिकली पिक्चर। हाउ कैन यू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, कि आप ग्लोबल वार्मिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन के बढ़ते हुए टेम्परेचर को आप किस तरह रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है पावर योर होम विद रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि रिसाइकलिंग होना एनर्जी में, यानी कि दोबारा से दोबारा। वेदर एज यानी कि वेदर को मेंटेन करने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम यूज़ करना है, कुछ ऐसे प्रोसेस यूज़ करने हैं जहाँ से ये गैसेज ना निकले। इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ऐसी ही अप्लायंसेस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें जहाँ पर एनर्जी सेव होती हो, इन्वेस्ट होती हो, ना कि कंज्यूम होती हो। रिड्यूस वाटर वेस्ट, के पानी का को कम से कम बाहर फेंकें, यानी कि कम इस्तेमाल करें उसका। एक्चुअली ईट द फूड यू बाय एंड मेक लेस ऑफ इट नीड, कि आप जो फूड खाते हैं बेसिकली जो आप ख़रीदते हैं, एंड मेक जो आप बनाते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो आप ख़रीदते हैं ना, एंड मेक लेस ऑफ इट मीट, यानी कि गोश्त, यानी कि आप अपने घर में जो फसल वगैरह उगाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। पर्सनल चीज़ें अपनी कम यूज़ करें, जो पब्लिकली आपको सर्व की जा रही थी वो ले लें, क्योंकि बेसिकली लोगों की जो ज़्यादा तादाद है वो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और बाहर से वो मतलब यानी कि सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं। और जो लोग अपनी कन्वेंस यूज़ करते हैं, अपनी बाइक, अपनी गाड़ी वगैरह, वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का काज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग काज है उसकी कुछ पिक्चर दिखाएं। देखें ऊपर देखें और राइट साइड पे देखें, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, खुशगवार लग रहा है, फ्रोज़ी कलर का जो राइट साइड पे दिखा रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर आप देखें ज़मीन बिल्कुल गर्म हो गई, आग बबूल हो गई। इट मीन्स दैट इज़ द पिक्चर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उससे नीचे आ जाएँ जहाँ पे ट्री बना हुआ है, ट्री वाली पिक्चर में लेफ़्ट साइड पर देखें बहुत खुशगवार माहौल है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। लेकिन जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो साइड वाली पिक्चर देखें, नीचे राइट साइड पर ज़मीन बंजर हो चुकी है, हर चीज़ बंजर है, कुछ हरियाली नहीं है। क्यों? यही तो ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें जो मैंने आपको सारी दिखाई हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ़ के तूदे पिघलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है, फिर उससे सैलाब आते हैं, दरिया बहना शुरू हो जाते हैं, दरियाओं में पानी की जो अमाउंट है, जो मकदार है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये जो थे हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लिया। अब मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि क्या क्या आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बेसिकली इसी चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसके काजेज़ लिखने हैं, इसके इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताना है, इसकी पिक्चर बनानी है जो मैंने आपको दिखा दिया, आपकी बुक में भी है, और किस तरह आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को रिमूव करना है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं उन पर किस तरह रोकथाम लगाई जाए, एनर्जी की किस तरह अमाउंट में यूज़ करनी है। ग्लोबल वार्मिंग उसकी पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, फिर ये बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के काजेज़ क्या होते हैं। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, और अच्छे तरीके से आपने इसको क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये सारा विद इन डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब आपके जो ये बुक है ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है विद ऑल द चैप्टर्स, विद ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जो बुक है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ से आपको कुछ चीज़ भी मुश्किल लगेगी, सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया, तो फिर भी आपसे पढ़ लेते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 203 ओपन करें। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है मैं आपको पहले यहाँ से पढ़ा देती हूँ। देखें, लाइट फ्रॉम द सन कंटेन्स थर्मल रेडिएशंस, इंफ्रारेड ऑफ लॉन्ग वेव एज वेल एज लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ।
Glass and transparent polythene sheets allow radiations of short wavelength to pass through easily but not long wavelength। अब देखें दोनों तरह की वेवलेंथ, दोनों तरह की रेडिएशन आती है, एक लॉन्ग वेवलेंथ एक शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ जो होती है अल्ट्रा वायलेट होती है, जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड होती है। अब गिलास शीट जो पॉलीथीन की बनी हुई होती है वो लॉन्ग वेव लेंथ वाले को तो पास इजीली नहीं होने देती, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो वापस चली जाती हैं। जो इजीली पास हो जाती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का काज करती हैं। ये सारा जो आपकी बुक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ तक जो थे आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन के लिहाज से आपको टॉपिक्स भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज जो है हमारी पूरी बुक कंप्लीट होती है 9th फिज़िक्स की, ठीक है।